हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छी बातें। चलिए, बढ़िया, स्वस्थ और साथ ही साथ खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, है ना। हम निर्वाचन प्रणाली देख रहे हैं। निर्वाचन प्रणाली के तहत ये दूसरा लेक्चर है। हमने इससे पहले देखा कि जब चुनाव होते हैं तो किस किस स्तर तक किन किन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, यानी कि निचले स्तर तक जहाँ पर आप मतदान करने जाते हैं वहाँ तक कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उन अधिकारी को कहते क्या हैं, सब बताया ना। आप इससे फर्स्ट लेक्चर जाके देखेंगे कि राज्य स्तर पर। अब आपसे बात कही थी भाई, निर्वाचन आयोग जो उसमें तो 3 ही सदस्य हैं। वो 3 सदस्य ही पूरे देश में चुनाव तो नहीं करा सकते ना, इसके लिए उनको आवश्यकता होगी और अधिकारियों की, कर्मचारियों की। तो कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी होते हैं निचले स्तर तक, यानी कि जहां हम और आप वोट देने जाते हैं वहां तक कौन कौन से कहाँ कहाँ अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है, किन किन कर्मचारियों को अपॉइंट किया जाता है। क्लियर रखिएगा, ये बात हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी। अब हम देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन। आप देखते हैं लोकसभा, अगर केंद्र में देखेंगे लोकसभा के लिए हम और आप वोट डालने जाते हैं ना। राज्यसभा के लिए नहीं डालते। राज्यसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। मैंने राज्यसभा चुनाव के ऊपर पूरी वीडियो बना भी रखी है, अगर नहीं पता किस तरीके से होते हैं तो आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट में ही राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, सब। परंतु हम लोकसभा के लिए सीधे तौर पर वोट देने जाते हैं, सांसद चुनते हैं। और वो लोकसभा 5 साल में चुनाव होते हैं ना। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? 5 साल होता है। तो जब 5 साल पूरे होने वाले होते हैं उससे पहले ही इलेक्शन करा लिए जाते हैं, चुनाव वोटिंग हो जाती है, फिर नई लोकसभा चुन के आती है। तो निर्वाचन किया जाता है नए लोगों को किस तरीके से, किस अधिनियम के तहत बनाया जाता है। अब किस तरीके से कार्य होगा, इसकी विधि कौन बनाएगा? जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन है, वो तो सिर्फ वो प्रक्रिया जो है, जिस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है चुनाव की प्रक्रिया का, उसमें कार्य करता है। उसमें स्वतंत्रता पूर्वक वो चुनावों को संपन्न कराता है, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी दबाव के। परंतु ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी विधि के, रूल्स और रेगुलेशन के ऐसा होता होगा। तो कुछ विधि, कुछ कानून बनाए जाते होंगे। तो उन कानूनों का निर्माण कौन करता है? साथ ही साथ कौन ये बताता है कि ये सदस्य चुनाव लड़ सकता है या ये सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता? कौन चुनाव लड़ने के योग्य हैं, कौन इलेक्शन में खड़े होने के योग्य है और कौन अयोग्य है? ये विधियां कहाँ पे हैं, कौन बनाता है? साथ ही साथ और कुछ ऐसी योग्यता और अयोग्यता जो संविधान में नहीं लिखी गई, और भी अगर ऐसे कुछ समय समय पर मुद्दे उठते हैं चुनाव की योग्यता अयोग्यता से संबंधित, चुनाव में खड़े होने वाला जो व्यक्ति है उसकी योग्यता और अयोग्यता से संबंधित, तो कौन विधि बनाएगा, कौन ये डिसाइड करेगा ये इसको खड़ा होना चाहिए, खड़ा हो सकता है, ये चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता? या साथ ही साथ किस एरिया का कितना चुनाव क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र का सीमा का निर्धारण कौन करेगा? समय समय पर उनको देखा जाता है ना। जब जनगणना होती है, जनगणना के बाद एक आयोग जिसको बोलते हैं परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसका कार्य, यानी कार्य ही ये होता है, उस परिसीमन आयोग का कार्य होता है कि जो जब आप देखते हैं प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है, जनसंख्या देखी जाती है कि कितनी है, तो उसके बाद कुछ घटाव बढ़ाव तो होता ही है, बिल्कुल तो होता है। तो उसके बाद उस जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद उस आयोग का गठन करती है। उस आयोग का, यानी कि परिसीमन आयोग को आप सीमा आयोग भी, सीमा क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि उसका ये कार्य है कि वो ये देखती है कि निर्वाचन क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है। वो निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उसका निर्धारण करता है परिसीमन आयोग। समय समय पर ये जांचता है। और कब जांचता है, कब बनाया जाता है? जब जनगणना होती है उसके बाद, क्योंकि जब जनगणना होती है उसके बाद जो आंकड़े होते हैं उनको देखकर, ऐसा नहीं है और कि जो सदस्य संख्याएं कि लोकसभा के लिए यूपी से इतने सीटें, उनमें चेंजेस नहीं होते, परंतु राज्य जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका निर्धारण जरूर किया जाता है, क्योंकि दोबारा देखा जाता है, उनका पुनर्निरीक्षण किया जाता है। तो आप कह सकते हैं परिसीमन आयोग को, अगर आप दूसरा नाम देखना चाहे तो सीमा आयोग या सीमा क्षेत्र आयोग के नाम से भी, क्योंकि उसका कार्य है
निर्वाचन संबंधी जो क्षेत्र हैं उनका निर्धारण करना, उनमें देखना कि कौन निर्वाचन के योग्य है, कौन नहीं है, कितना क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, किस क्षेत्र को किसके तहत निर्वाचन क्षेत्र घोषित करना है, क्योंकि सभी निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने क्षेत्र, अगर मेरा वोटर आईडी आप देखते हैं ना, आप अपने ही क्षेत्र में वोट देने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी आप किसी गाज़ियाबाद में रहते हैं, मेरठ में रहते हैं, बुलंदशहर में रहते हैं, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं तो आप वहीं वोट देने जाएंगे? बिल्कुल देने जाएंगे ना। आप, ऐसा होता भी है जब इलेक्शन होते हैं तो आप अगर अपने गांव से, अपने घर से बाहर काम करते हैं तो आप वोटिंग टाइम पर वहां जाते हैं। तो ये निर्धारण कौन करता है कि किस सीमा क्षेत्र के अंदर कौन आएगा? तो यही सब चीज़ों का निर्धारण किया जाता है परिसीमन आयोग के तहत। और निर्धारण तो हो चुका होता है, परंतु जब जनगणना होती है उसका पुनर्निरीक्षण किया जाता है कि कुछ घटाव बढ़ाव, कुछ कमी ज़्यादा तो नहीं हुआ है, जिससे सभी लोगों का जो चुनाव देने का अधिकार है वो सुनिश्चित हो सके। चलिए देखते हैं, ये सारी बातें ही हम इस लेक्चर में देखेंगे परिसीमन आयोग का गठन और कानून कौन बनाता है चुनाव से संबंधित, साथ ही जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं उनके लिए क्या योग्यता है, कब वो योग्य होते हैं, कि यानी कि आप कब वो चुनाव लड़ सकते हैं और क्या ऐसा कार्य होता है या कार्य उनके द्वारा कर दिया जाता है जिसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकते। सदस्यों का निर्वाचन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, कौन सा? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी कि 1950 और 1951। इस उपबंध को ध्यान में रखकर अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण विधान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1950 और 1951 के जो उपबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं अधिनियमों को ध्यान में रखकर जो समय समय पर उपबंध लाए जाते हैं चुनाव से संबंधित, चुनाव किस तरीके से होने चाहिए या क्या विधि होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कोई भी कार्य हो रहा है देश में तो उसके लिए कोई विधि को तो बनाई गई होगी। तो यही बात कही गई है कि ये उपबंध उस विधि के निर्माण में या फिर आगे और कोई उपबंध आप करते हैं, कोई और विधि लेके आते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन से अधिनियम? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इस उपबंध को ध्यान में रखकर अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण विधान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। निर्वाचनों का रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, कौन सा? आपसे पूछा भी जा सकता है। निर्वाचनों का रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 तथा चुनाव का संचालन नियम 1961। ये 4 नियम मैंने आपको बताया। पहला कौन सा? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचनों का रजिस्ट्रीकरण नियम। आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं ना, अगर आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव में खड़े होना है तो आप पर्चा भरने जाते हैं ना, अगर आम भाषा में बोले पर्चा भरने जाते हैं ना, तो वो रजिस्ट्रेशन ही करवाना होता है। अगर आपको कॉलेज में चलिए वो तो चुनाव की बात हो गई, आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आपको एडमिशन लेना है कॉलेज वगैरह में तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना, पहले बताना पड़ता है ना कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ही तो बाकी चीज़ें तय होंगी। फिर वो जांचेंगे कि हाँ ये चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। तो यही कहा गया है कि निर्वाचन का रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 तथा चुनावों का संचालन नियम, यानी कि चुनाव का संचालन किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे वो प्रक्रिया, तो चुनावों का संचालन नियम 1961 इन उपबंधों के विधानों के पूरक के तौर पर कार्य करते हैं। कौन से? ये जो मैंने आपको बताया, निर्वाचन का रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, साथ ही साथ निर्वाचनों अर्थात चुनावों का संचालन नियम 1961, ये दोनों अधिनियम किसके पूरक के तौर पे कार्य करते हैं? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के पूरक के तौर पर कार्य करते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे अधिनियम है, ये अधिनियम, इनमें बात क्या कही होगी? बात यही है कि इसमें रजिस्ट्रेशन से संबंधित किस तरीके से आप अपना नामांकन दाखिल करेंगे, पर्चा भरना बोलते हैं आम भाषा में, या फिर नामांकन दाखिल करना भी। तो ये नामांकन दाखिल करना है, किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया है, किस तरीके से कौन से रूल्स और रेगुलेशन है चुनाव से संबंधित, कौन सी विधियाँ हैं, कौन से कानून हैं, ये सारी ही बातें इन अधिनियमों में कही गई हैं। और ये अधिनियम एक दूसरे के पूरक के तौर पर कार्य करते हैं।
यानी कि कुछ कमी अगर पहले अधिनियम में रह गई है उसे दूसरे अधिनियम में पूरा कर दिया गया है, दूसरे में कुछ कमी रह गई उसे तीसरे में पूरा कर दिया गया है, थर्ड अधिनियम में। तो ये जो 4 अधिनियम मैंने आपको बताए एक दूसरे के पूरक के तौर पर कार्य करते हैं। नई उत्पन्न होने वाली स्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि आप समझ सकते हैं इस बात को कि समय के हिसाब से कुछ नई स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे नहीं है जो चीज़ शुरू से चली आ रही थी, जो नियम कानून चले आ रहे थे, जो स्थितियां पहले थी वो अब भी रहे, नहीं। समय में बदलाव होता है, समय के साथ हर स्थिति में भी बदलाव होता है, सिचुएशन में बदलाव होता है, तौर तरीकों में बदलाव होता है। तो यही बात कही जा रही है कि नई उत्पन्न होने वाली स्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिनियमों व नियमों के में समय समय पर संशोधन किया जाता है और उनको उस समय के उस स्थिति के अनुरूप उनके अनुकूल बनाया जाता है। तो ये जो अधिनियम है, जो कानून है इलेक्शन से संबंधित, उनमें समय समय पर संशोधन बदलाव भी किए जाते हैं। क्यों बदलाव किए जाते हैं वो? क्योंकि जो स्थितियां बदली हैं, जिस तरीके की स्थितियां वर्तमान समय में हैं, उन स्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए, उसमें अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि समय के हिसाब से हो सकता है स्थितियों में बदलाव आया हो, समाज में, देश में, व्यवस्था में कुछ बदलाव आया हो, तो उसके अनुकूल बनाने के लिए इनमें संशोधन भी किया जाता है। क्लियर रखिएगा आप ये। संविधान के अधीन रहते हुए संसद को यह शक्ति है, किसके अधीन? मैंने आपको पहले भी बताया हमारे यहाँ पर संविधान में, संविधान सबसे ऊपर है, तो संविधान के अधीन रहते हुए ये सारी संस्थाएं कार्य करेंगी। वो चाहे कोई भी है, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता कोई भी, चाहे वो न्यायपालिका है, संसद है, कार्यपालिका है, कोई भी आयोग है, कोई भी संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक आयोग है। कोई भी संविधान के ऊपर जाके कोई ये कहे कि मैं संविधान से ऊपर हूँ, ऐसा नहीं है। संविधान के अधीन रहते हुए अगर किसी को कोई पावर दे रखी है किसी कार्य को करने की, तो वो संविधान के अधीन रहते हुए ही दे रखी है। तो संविधान के अधीन रहते हुए संसद को यह शक्ति है कि वह संसद के दोनों सदन, कौन से 2 सदन हैं, याद हो गए होंगे अब तक तो आपको, लोकसभा और राज्यसभा। तो संविधान के अधीन रहते हुए संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के दोनों सदनों या फिर राज्य विधानमंडल के सदन, राज्य विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं ना, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में है, परंतु विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। क्लियर है ना ये बात? तो विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए या सभी सदनों के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही साथ विधानसभा जो राज्य में होती है, प्रत्येक सदन के लिए चुनावों के संबंध में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने, यानी कि जो निर्वाचन की नामावलियां तैयार करनी है वो, तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, यानी कि जो निर्वाचन, मैंने आपको अभी बताया कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? जो निर्वाचन के क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्रों को देखता है वो कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ तक है, किस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, किस एरिया तक कौन सा निर्वाचन क्षेत्र लगता है। होता है ना, आप देखते भी, आप वोट देने भी जाते होंगे तब देखते हैं कि हमारा, तो हम यहाँ से यहाँ हमारा क्षेत्र ये लगता है, हमें वहाँ पर जाना है वोट देने। हमारा जो चुनाव है, हमें जो वोट देना है, सबका निर्धारण होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे वोट देने, जहाँ पर आपका नाम है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में आपका नाम है, वहीं आप देने जाएंगे ना। तो यही बात है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने तथा ऐसे सदनों के गठन के लिए अन्य सभी आवश्यक विषयों के लिए विधान का निर्माण कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा गया है, जो भी विधान का निर्माण करेगी या कुछ बदलाव भी करना होगा तो कौन करता है? वो संसद करती है। जो हमारा चुनाव आयोग है वो चुनाव संपन्न कराता है बिना किसी विघ्न बाधे के, निर्विघ्न, यानी कि वो प्रक्रिया जो है चुनाव कराने की वो उसको संपन्न कराता है हमारा चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग आप कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं। परंतु जो विधि है, विधि का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से कानून होंगे, सदस्य कौन योग्य हैं, कौन अयोग्य हैं, समय समय पर विधियों में बदलाव भी होता है, कुछ चीज़ें जोड़ी या घटाई भी जाती हैं। तो ये सब कौन करता है? विधियों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। परंतु वो जो विधि बना दी गई हैं उनको
बिल्कुल सही तरीके से स्वतंत्रता से निष्पक्ष तौर पर पारदर्शी एकदम कि आर पार दिखाई दे, पारदर्शिता यही तो होती है। तो निष्पक्ष तौर पर जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं इन विधियों के द्वारा, वो हमारे चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। ये याद रखिएगा, आप क्लियर रखिएगा। कोशिश करूंगी कि चुनाव आयोग जो हमारा निर्वाचन आयोग है उस पर एक अलग से वीडियो बना दें कि उसका क्या क्या कार्य है, किस तरीके से वो कार्य करता है। ठीक है, वैसे भी कुछ नॉलेज तो आपको यहीं से मिल गई है। मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया था कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, कितने सदस्य होते हैं, कौन उनके अपॉइंटमेंट करता है, सब बता दिए है ना मैंने आपको। फिर भी कोशिश रहेगी कि एक अलग से वीडियो बना दी जाए। तो संविधान के अधीन रहते हुए संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के दोनों सदनों या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए चुनावों के संबंध में, इलेक्शन के संबंध में निर्वाचन नामावली तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने तथा ऐसे सदनों के गठन के लिए राज्य के या केंद्र के लिए अन्य सभी आवश्यक विषयों के लिए विधान का निर्माण कर सकती है। तो कुल मिलाकर कौन निर्माण करता है विधियों का? चुनाव से संबंधित सदस्य हो गए या नहीं हैं, तो ये सब विधियों का निर्माण कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं सदस्यता के लिए अर्हताएं तथा अनर्हताएं। अर्हताएं यानी कि योग्यता। मैंने आपको पहले भी ज़्यादातर सभी वीडियोज़ में मैंने ये बात कही है, जब ये शब्द जो आते हैं आपको पता होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स की, सभी विषयों की अपनी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है वहाँ पर योग्यता और अयोग्यता ना आए, वहाँ पर दे दें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए सदस्यों की क्या अर्हताएं हैं, तो अर्हताएं आपने पढ़ा ही नहीं है कभी। अर्हताएं, योग्यता, अनर्हताएं यानी कि अयोग्यता। क्लियर रखिएगा, पता मैंने आपको दिया है क्योंकि ये शब्द पता होने आवश्यक है। कब एग्जाम में आप पढ़ के तो सब कुछ गए हैं और वो जो चीज़ सामने आपके आई है वो आपने पढ़ी है, परंतु वो शब्द आपने कभी क्लैरिफाई किया नहीं, क्योंकि हम आसान की तरफ जल्दी, वो शब्द ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं जिसको हमने पहले पढ़ रखा है। अगर कुछ मुश्किल से शब्द होते हैं तो ऐसा लगता है या तो पढ़ते नहीं है, सोचते हैं ये सही से बताए नहीं गए। ज़्यादा हिंदी, अब हिंदी से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी आपने ली है, हिंदी से पेपर लिख रहे हैं, तो हिंदी से संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो योग्यता अयोग्यता दें, वो अर्हताएं और अनर्हताएं भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको जो शब्दावलियाँ हैं ये याद होनी चाहिए। और सभी सब्जेक्ट्स की अपनी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं। आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, अर्थव्यवस्था ले लीजिए, उसकी भी कुछ शब्दावलियाँ होंगी। हिस्ट्री ले लीजिए, उसकी भी शब्दावलियाँ होंगी। ज्योग्राफी, भूगोल ले लीजिए, उसकी भी शब्दावलियाँ होंगी। जो शब्दावलियाँ हैं, जो शब्द आते हैं, बेशक वो आपको समझ में नहीं आते, हम टीचर होते ही किस लिए हैं? समझाने के लिए। तो वो समझाएंगे कि इस शब्द का ये अर्थ है, ये बात कही जा रही है इस शब्द के तहत, परंतु वो शब्द आपको क्लियर करके जाना चाहिए। तो सदस्यता के लिए अर्हताएं तथा अनर्हताएं यानी कि योग्यता और अयोग्यता। कौन सदस्य लोकसभा के लिए चुनाव में खड़े हो सकते हैं या राज्यसभा के लिए, और कौन नहीं खड़े हो सकते, ये बातें बताई जाएंगी। तो योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात क्या कही गई है? वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन। वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष, कम से कम यानी कि कम से कम 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। इसमें यह बात नहीं कही गई है कि वो पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति जी के, जब आप देखेंगे राष्ट्रपति जी के लिए, तो उसमें जो आयु का निर्धारण किया गया है उसमें लिखा हुआ है कि पूरी कर चुके हो। यहाँ पर क्या कही गई है कि कम से कम 25 वर्ष का हो। तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। कितनी एज है राज्यसभा के लिए? आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है होने चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। साथ ही साथ वह भारत के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जो भारत का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, अब भारत के लिए चुनाव हो रहे हैं तो भारत के ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे ना, तो वह भारत के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक हो। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात से हैं ना, ये बात मैं आपको समझाती हूँ। ये जो लोकसभा के लिए कहा गया है कि वह भारत के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक हो, गुजरात से हैं, और वो गुजरात की जगह उन्होंने जो चुनाव लड़ा, उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र जो अपना तय किया, वो कहाँ से लड़े? वो बनारस से लड़े थे ना। तो आप किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा के लिए। क्लियर ये बात?
वह भारत के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक, यानी कि वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो। कहीं ना कोई तो क्षेत्र चुनना पड़ेगा ना, अगर आपको सांसद बनना है तो कोई ना कोई एरिया से तो आप चुनाव लड़ेंगे ना, किसी ना किसी क्षेत्र से। परंतु राज्यसभा के मामले में क्या है, परंतु राज्यसभा के मामले में जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से वह चुना जाना हो उसमें निर्वाचक के रूप में वह पंजीकृत भी होना आवश्यक है। लोकसभा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप बात समझिएगा। लोकसभा के लिए क्या कहा गया है कि वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक हो। आपको मैंने नरेंद्र मोदी जी का बहुत उदाहरण दिया, क्योंकि इससे बढ़िया उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। वो गुजरात से हैं और वो बनारस से चुनाव लड़ते हैं, बनारस से लड़ते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि जो चुनाव लड़ते हैं वो उस राज्य से बिलोंग नहीं करते, उस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते, उस क्षेत्र से नहीं होते, उस क्षेत्र में पंजीकृत नहीं होते, परंतु वो चुनाव किसी भी संसदीय क्षेत्र से लड़ सकते हैं। अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको उस क्षेत्र से पंजीकृत होना आवश्यक है, उस क्षेत्र में आपका नाम होना आवश्यक है जहां से आप राज्यसभा के लिए नामांकन भर रहे हैं। तो दोनों बातों को क्लियर रखिएगा आप ये बात। नोट, इसके अतिरिक्त अन्य अर्हताएं संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है। ये जो अर्हताएं यानी कि ये जो योग्यता निर्धारित की गई हैं, इसके अलावा भी अगर संसद चाहे तो समय समय पर और भी कुछ योग्यता का बना सकती है कि ये बातें और होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई कोर्स करना है या फिर आपको कोई आगे चल के कुछ बनना है अपने जीवन में, तो उसके लिए निर्धारण कर दिया जाए। जैसे चलिए यूपीएससी ले लेते हैं। आपको यूपीएससी के लिए अभी क्या है कि आपकी 21 वर्ष एज हो, उम्र 21 साल हो, साथ ही साथ क्या है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आपकी। अब क्या करें कि वो ये बात कह दें कि अब 21 साल की जगह 22 साल है, ग्रेजुएशन के साथ आपको कोई एक और डिग्री लेनी चाहिए। तो ये क्या है, तो ये समय समय पर, अभी नहीं है, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, ठीक है। तो यही बात कही गई है कि ये जो योग्यता हैं, अभी योग्यता हैं, परंतु समय समय पर अगर और कुछ योग्यता रखनी चाहेगी कि ये चीज़ें और होनी चाहिए जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या राज्यसभा का, तो वो कौन तय कर सकता है? और भी अधिक योग्यता संसद तय कर सकती है। तो ये बात पूछ सकते हैं आपसे कि इसके अतिरिक्त अन्य अर्हताएं अर्थात योग्यता संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है, कोई और विधि बना सकती है कि ये योग्यता भी होनी चाहिए अगर अब चुनाव लड़ना है तो। क्लियर है? कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। अनर्हताएं बात की गई है, कहाँ? अयोग्यता के बारे में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक ना हो। क्लियर तौर पे ये बात तो आप चीजें सोच के भी कर सकते हैं कि अगर भारत में चुनाव लड़ना है तो नागरिक होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक ना हो, विकृचित, पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया आप कहते हैं ना, तो दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया है। तो विकृचित क्या शब्द दिया गया है? विकृचित या दिवालिया न हो। वह सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले अनर्ह ना होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यानी कि ये बात कही गई है कि लाभ का पद धारण ना कर रखा हो उसने कोई। क्यों? लाभ के पद से संबंधित बातें आपको, लाभ का पद यानी कि अगर आप संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अगर आप किसी और गवर्नमेंट ऑफिसर में हैं, कोई और आपने गवर्नमेंट पद धारण कर रखा है और आप उसके वेतन भत्ते भी ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे, सिर्फ आप एक पद पर रहेंगे। क्योंकि ये इसलिए लाभ का पद कहा गया जिससे कि अगर सिंपल सी बात है, अगर एक पद के लिए आप हैं और किसी 2 पद पे, 3 पद पे, अन्य और पद पे भी कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं सभी कामों को आप एक सार समय जो देना चाहिए, जितनी कुशलता से आप अपना कार्य कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वहां भी समय देना है, उधर भी देना है, उधर भी देना है।
तीनों चारों जगह किस तरीके से काम कर पाएंगे? तो अगर आप अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके, ईमानदारी से कर सके और अपने टाइम को अच्छे से दे सके, यूटिलाइज कर सके, उसकी चीज़ों को बारीकी से, क्योंकि सांसद हैं आप, सांसद विधि निर्माण करता है, बहुत सारे कार्य होते हैं सांसद को, आप उसके बाद कोई और पद भी ले लेते हैं, तो फिर किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? तो इसीलिए लाभ का पद रखा गया है कि अगर आप सांसद हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको कोई लाभ का पद आपने नहीं धारण कर रखा हो। क्लियर तौर पर, ऐसा नहीं है कि आप सांसद भी हैं और किसी और चीज़ के सदस्य भी, किसी और गवर्नमेंट संस्था से संबंधित या किसी और संस्था से संबंधित आप और कोई पद धारण कर लें, फिर मैनेज करने में कितनी दिक्कत आएगी। कुशलतापूर्वक कार्य संपादन नहीं कर सकते आप, ना तो सांसद के तौर पर और ना जिस चीज़ के आप ने पद धारण कर रखा है, अध्यक्ष है कहीं के, जो भी हैं, नहीं कर सकते। तो इस लाभ के पद को क्लियर तौर पर कहा गया है कि लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। जया बच्चन जी, आपको पता है जब जया बच्चन जी सांसद थी तो उस समय वो जो उत्तर प्रदेश की जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है उसकी अध्यक्ष थी, फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित फिल्मों में से संबंधित जो संस्था है उसके अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य कर रही थी। तब ये बात कही गई थी, वो लाभ का पद माना गया था, बहुत फेमस था, क्योंकि एक तरफ तो वो सांसद हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो वो फिल्म संस्था उसके अध्यक्ष थी, तो उसको लाभ का पद माना गया। क्योंकि सिर्फ मैंने अब क्या कहा कि वेतन भत्ते भी ले रहे हुए, परंतु वहाँ पर जया बच्चन जी वेतन और भत्ते नहीं ले रही थी, फिर भी उसको लाभ का पद माना गया, क्योंकि आप वेतन भत्ते ले रहे हों या ना ले रहे हों, परंतु आपकी जो कार्य करने की सीमा है वो दो जगह तो बट रही है ना। आप कुशलतापूर्वक किसी एक जगह कार्य नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको ये काम भी देखना है और वो भी काम देखना है। तो इसीलिए ये बात रखी गई है। लाभ का पद आपसे पूछा भी जा सकता है क्यों रखा गया है, तो लाभ का पद इसलिए रखा गया है ताकि आप अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकें, निभा सकें अपने दायित्व को। अगर आपकी दिमाग 4 जगह बढ़ जाएगा तो आपको 4 जगह काम करना पड़ेगा। हो सकता है किसी एक में कम और किसी एक में ज़्यादा आप समय दे पा रहे हो, तो न्याय नहीं कर पाएंगे ना किसी के भी साथ, इसलिए लाभ के पद को रखा गया है। तो यही कहा गया है कि वह सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले अनर्ह ना होना संसद के विधि द्वारा घोषित किया गया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। यानी कि जो भी लाभ का पद संसद ये निर्धारण करेगी कौन सा लाभ का पद हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। तो अगर आप लाभ के पद पर हैं तो भी आप अयोग्य होंगे। वह संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अनर्ह ना करार ना कर दिया गया हो। यानी कि अगर संसद ने कोई अयोग्यता से संबंधित कोई और विधि बना दी है तो उस विधि के द्वारा भी उसको अयोग्य साबित ना कर दिया गया हो। साथ ही साथ वह दल बदलने के आधार पर भी अयोग्य करार दिया ना गया हो। आप देखते हैं दल बदल संबंधी कानून लाया गया। दल बदलना यानी कि अब इस दल से खड़े थे चुनाव में, अब किसी और दल में चले गए, तो दल बदल दल बदल दल बदल, समझ में आया क्या है ये दल बदल कानून? एक पूरी वीडियोस बनेंगी क्योंकि क्यों लाया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी, किस लिए लाया गया, कौन लाया, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दल बदल कानून से संबंधित। परंतु हम यहाँ सिर्फ बात क्या कर रहे हैं कि अयोग्य हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि अगर हम उधर चले जाएंगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसी चीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि जब कोई काम आप कर रहे हो, अभी बताया ना लाभ का पद, तो यही बात है, जब आप कोई काम एक काम कर रहे हो, एक काम को आप पूरी ईमानदारी से संपन्न करें, फिर दूसरे काम को करें, तो वह दल बदल के आधार पर भी अयोग्य करार ना दिया गया हो। अगर इनमें से कुछ भी करता है वो, तो वो अयोग्य होगा। मंत्री का पद, अब कहा जा सकता है कि जो ये सांसद होते हैं वही तो मंत्री होते हैं, क्योंकि जब वो सांसद चुन के आते हैं उन सांसदों में से ही तो मंत्री पद मिलते हैं, उन्हीं में से मंत्री बना दिए जाते हैं। तो मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है, याद रखिए आप, ये बात क्लियर कह दी गई है कि मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इन अपेक्षाओं के अतिरिक्त निर्वाचन विधियों में कुछ अन्य अयोग्यता भी निर्धारित की गई हैं, और भी अयोग्यता निर्धारित की गई है। क्या है वो? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन। कौन सा अधिनियम? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन यदि कोई व्यक्ति अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न संप्रदायों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया गया हो, यानी कि कोई व्यक्ति
अगर हमारे देश में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो इन दो धर्मों के बीच, दो संप्रदायों के बीच शत्रुता बढ़ाता पाता जाता है, कुछ ऐसे कार्यों में संलिप्त पाया गया है जिससे कि हमारे समाज में, धर्मों में, संप्रदायों में शत्रुता का भाव बढ़ा है, तब भी आपको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जनता के सेवक हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी एक धर्म से बिलोंग करते हैं और या एक धर्म वालों के ही कार्य करेंगे। जब आप संसद में चुन के जाएंगे तो आपको पूरे देश के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए, उसमें चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा कुछ भी हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबके लिए कार्य करना पड़ेगा। परंतु अगर आप में ये चीज़ है कि आप एक संप्रदाय को बढ़ावा देते हैं, संप्रदायवाद, धार्मिक, ईद, आप देखते हैं ना, ये धार्मिक, जातिवाद, ये सारे समय समय पर उठते रहते हैं मुद्दे। तो इस तरीके की कोई भी बात, कोई भी कारण ऐसा पाया जाता है कि आप किसी इस तरीके के मुद्दे में संलिप्त पाए जाते हैं कि जिस कारण संप्रदायों में दंगे हुए हों या आपने कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसके कारण समाज में, देश में इस तरीके से दंगे फैलाए गए हों और आप उनमें संलिप्त पाए जाते हैं, आपका नाम भी उनमें आता है, तो आप अयोग्य होंगे। यही बात कही गई है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, अधिनियम कौन सा है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन यदि कोई व्यक्ति अन्य बातों के साथ साथ, अन्य बातें यानी कि इन बातों के साथ साथ विभिन्न संप्रदायों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया गया हो तो भी अयोग्य होगा। घूस के अपराध, घूसखोरी होती है ना घूसखोरी, आप सब जानते होंगे, बहुत आम भाषा है घूसखोरी, लेन देन होता है, ये ले भाई इतने पैसे ले ले, मेरा काम करवा दे जल्दी, तो घूसखोरी के अपराध के लिए दोषी पाया गया हो वो व्यक्ति भी अयोग्य होगा। साथ ही साथ तथा अगर अस्पृश्यता का प्रचार करने व उसका पालन करने के लिए दंड दिया गया है उसको, क्या? अस्पृश्यता। आप देखते हैं अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। छुआछूत, अस्पृश्यता, अगर आप अस्पृश्यता जैसे कार्यों में भी संलिप्त पाए जाते हैं, छुआछूत जैसी चीज़ों को समाज में बढ़ावा दे रहे हैं, तो भी आप अयोग्य होंगे। आप लोकसभा में चुनाव या राज्यसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, क्लियर रखिएगा, आप चुनाव में नहीं खड़े हो सकते। किसी अपराध के कारण दोषी पाया गया कोई व्यक्ति, किसी अपराध के कारण, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है, कोई अपराध आपने किया है और आपको दोषी पाया गया है तो भी आप अयोग्य होंगे। तो किसी अपराध के कारण दोषी पाया गया कोई व्यक्ति जिसे कम से कम 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, कितने? कम से कम 2 वर्षों के लिए कारावास अर्थात जेल का दंड दिया गया हो, वह व्यक्ति सजा समाप्त होने के पश्चात, यानी कि आपने कोई अपराध किया और आपको उस अपराध में 2 साल की सजा भी मिल गई, तब क्या होगा? जब आप 2 साल की सजा समाप्त कर लेंगे उसके बाद भी आप अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। क्लियर रखिएगा बात, यही बात कही गई है कि किसी अपराध के कारण दोषी पाया गया कोई व्यक्ति जिसे कम से कम 2 वर्षों के लिए कारावास का दंड दिया गया हो, वह व्यक्ति सजा समाप्त होने के पश्चात 5 वर्षों के लिए अयोग्य हो जाता है। और यह आपसे पूछा भी जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कितने साल बाद वो चुनाव लड़ सकता है, तो कम से 5 साल बाद, यानी कि 2 साल वो जो उसने सजा काटी है और सजा समाप्त होने के बाद वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और सजा का क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि 2 साल तक, 2 वर्षों के लिए कारावास का दंड मिला हो तो वो व्यक्ति 2 साल की सजा पूरी करने के बाद अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार, करप्शन होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार या राज्य देश के प्रति गैर वफादारी के लिए बर्खास्त किया गया सरकारी कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी की तिथि से 5 वर्षों के लिए अनर्ह होगा। यानी कि कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी, कोई भी ऐसा सदस्य जो चुनाव लड़ना चाहता है और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है या फिर ये आरोप है कि उसने अपने देश के प्रति वफादारी नहीं निभाई, कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसा कारण रहा, कुछ ऐसी बातें उस पर, कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि वो अपने देश के प्रति वफादार नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा या उसने भ्रष्टाचार किया है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे सरकारी कर्मचारी 5 साल के लिए
यानी कि अपनी बर्खास्तगी से। अब जब उसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और गैर वफादारी का आरोप लगा हुआ है तो उसको बर्खास्त किया जाएगा उसके पद से। तो बर्खास्तगी की तिथि से अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्लियर रखिएगा। तो ये कुछ और अन्य बातें थी, अन्य अयोग्यताएं थी जो क्लियर की गई हैं। और ये भी कहा गया है, ये भी याद रखिएगा कि समय समय पर संसद भी योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण कर सकती है विधि बनाकर। अगर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, कुछ ऐसा कानून आवश्यक लगता है कि कुछ और योग्यता होनी चाहिए और कुछ अयोग्यता की सीमा और कहीं तक भी निर्धारण करनी हो, उसे आगे बढ़ाना हो, कम करना हो, तो ये सब कौन कर सकता है? संसद करती है। क्लियर रखिएगा ये बात, ठीक है ना। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।